हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बिहार विशेष में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर बिहार स्पेशल में सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जैसे बिहार का इतिहास होगा, बिहार का भूगोल होगा, बिहार का पॉलिटी हो जाएगा और बिहार का इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। एक नज़र में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, समझेंगे बिहार को। भारत का दिल, भारत की मिट्टी और भारत की आत्मा बिहार से ही तो निकली है। जहां से बुद्ध ने शांति दी और चाणक्य ने राजनीति, वही है बिहार। आज का छात्र, कल का नेता, ये परंपरा बिहार की पहचान है। अगर इतिहास पलटकर देखो तो भारत का हर बड़ा अध्याय बिहार से शुरू होता है। ज्ञान की पहली किरण नालंदा से निकली और संघर्ष की पहली क्रांति चंपारण से। गांधी का सत्याग्रह, बुद्ध का, तथागत बुद्ध का बौद्ध धर्म और अंबेडकर का संविधान, सबकी जड़ें बिहार में मिलेगी। बिहार गरीब नहीं है, बिहार मेहनत और उम्मीद का दूसरा नाम है। जो मिट्टी बिहारी जोत किसान जोतता है, वही मिट्टी से भारत की नींव मजबूत होती है। बिहार सिर्फ इतिहास नहीं, बिहार को भविष्य लिखने की ताकत भी है। बिहार से अगर सीखना है तो बिहार से सीखो संघर्ष करना। यदि बिहार से सीखना है तो ये सीखो गिर कर उठना और दुनिया को राह दिखाना। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं बिहार का इतिहास। पहले हम लोग बिहार में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या विशेष होगा, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। चलिए, तो ये हो जाता है बिहार विशेष में। सबसे पहले हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, है ना। बिहार का इतिहास हो जाएगा, बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार का भूगोल हो जाएगा, बिहार का भूगोल पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है बिहार स्पेशल से। चाहे बीपीएससी के द्वारा अगर आपको बिहार का कोई भी एग्जाम फाइट करना हो तो बिहार के बगैर काम नहीं चल सकता। बिहार की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। चाहे यदि आपको शिक्षक बनना है तो शिक्षक के लिए अनिवार्य है, लाजमी है आपको बिहार पढ़ना। अगर आपको सिविल सर्विस कंप्लीट करना है तो सिविल सर्विस कंप्लीट करने के लिए बिहार के बगैर आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते। अगर एईडीओ का जो पद आया हुआ है, एईडीओ, अगर उसको कंप्लीट करना है तब भी आपको बिहार स्पेशल पढ़ना होगा। बिहार का दरोगा, बिहार का सीजीएल, जो भी हो, बिहार के द्वारा आयोजित प्रायोजित होने वाले जितने भी कंपटीशन है, सभी में बिहार की वैल्यू सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और बिहार के बगैर रिजल्ट नहीं होने वाला। इसलिए बिहार की भूमिका आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे बिहार का पॉलिटी, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बिहार का पॉलिटी, बिहार का पॉलिटी यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके बाद ये हो जाएगा आपका बिहार का, है ना, बिहार का इकोनॉमिक्स। बिहार का इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है ना, बिहार का इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग बिहार का इतिहास शुरू करते हैं और बिहार के इतिहास को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले बिहार के इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटकर समझेंगे। बिहार का इतिहास, बिहार के इतिहास में हम लोग 3 सेक्शन में इसको बांट को समझेंगे। सबसे पहला हो जाएगा प्राचीन बिहार का इतिहास, प्राचीन बिहार का इतिहास, प्राचीन बिहार का इतिहास। और उसके बाद ये हो जाएगा मध्यकालीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन, है ना, बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास। और उसके बाद जहां से सबसे ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सर्वाधिक पूछा जाता है, वह है आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार का इतिहास, जहां से सबसे ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्राचीन बिहार के इतिहास में हमें इस सेक्शन को आपको समझा देते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। प्राचीन बिहार के इतिहास में, प्राचीन बिहार के इतिहास में हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है यहाँ पे क्या, पाषाण काल। बिहार में पाषाण काल, और बिहार में पाषाण काल में नवपाषाण काल से कई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग डिटेल्स में पढ़ते चलेंगे, पहले एक बार चर्चा हो जाए।
तो यहाँ पर हमें पाषाण काल पढ़ना है बिहार का, और बिहार के पाषाण काल के बाद हमें यहाँ पर पढ़ना है दूसरा जो हमारा चरण होगा वह हो जाता है वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल को दो भागों में बांटकर समझेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में बिहार में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा परिसार हमको दिखता है, थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। वैदिक काल हो जाएगा यहाँ पर, वैदिक काल, बिहार में वैदिक काल। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वो हो जाता है महाजनपद काल, क्योंकि 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, जिसमें बिहार में 3 महाजनपदों को पढ़ना है। 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, महाजनपद काल हमको पढ़ना है, महाजनपद काल। और उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा जिसे हम लोग पढ़ेंगे वह हो जाता है मौर्य काल और गुप्त काल। मौर्य काल, मौर्य काल और गुप्त काल, मौर्य काल, और ये हो जाएगा आपका गुप्त काल, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आपके है ना कंपटीशन में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से है ना, यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म। पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई भारत को बौद्ध धर्म ने, और यही वजह है कि आज भी हमारे जो आला अधिकारी जो हैं, यहाँ तक कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो या भारत के राष्ट्रपति हो, दुनिया के हर कोने में जाने के बाद वो यही बात कहते हैं कि मैं अगर किसी धरती से आया हूँ वो धरती बुद्ध का है, बुद्ध का, और पूरी दुनिया बुद्ध के सामने नतमस्तक है। तो इसका मतलब ये भी है कि भारत के सामने जब भी आप बात करते हैं तो नतमस्तक हो ही जाते हैं। बौद्ध धर्म पढ़ना है यहाँ पर, और हमें जैन धर्म पढ़ना है, बौद्ध और जैन धर्म पढ़ना है। और लास्ट में हमें पढ़ना है पाल वंश के बारे में पढ़ना है ना, यहाँ पर पाल वंश के बारे में पढ़ना है। बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण देने वाला यही सम्राट था, पाल वंश। और यहाँ के एक महान सम्राट थे जिनका नाम था धर्मपाल, और धर्मपाल ने नालंदा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी भागलपुर में, जिसको हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। तो प्रारंभ हम लोग करते हैं। सबसे पहला हम लोग इस चरण को देखेंगे, पाषाण काल को। पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, याद रखिएगा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने के लिए हमारे पास सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्य की हमें प्राप्ति बहुत वर्षों के बाद मिलता है। पाषाण काल को समझने के लिए मनुष्य के द्वारा, यहाँ पे आदि मानव के द्वारा जिन पत्थरों का प्रयोग जीने के लिए किया जा रहा था, उसी पत्थरों के अध्ययन के आधार पर हम इस इतिहास को समझते हैं और जानते हैं, है ना, इसी को हम लोग समझते हैं और जानते भी हैं। तो यही शुरुआत हम लोग करते हैं कि क्या है भाई, क्या पढ़ना है आपको, है ना। चलिए, तो पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, तब समझ में आएगा। सबसे पहला हमारा जो हो जाता है यहाँ पे पाषाण काल, है ना, पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटे, और 3 भागों में बांट कर समझेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा, है ना। कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम लोग इसे 3 चरणों में बांटेंगे। पूरा पाषाण काल हो जाएगा, एक हो जाता है मध्य पाषाण काल, और उसके बाद होगा नव पाषाण काल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे पूरा पाषाण काल, है ना, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। अगर हम लोग यहाँ की विशेषताओं के बारे में अगर वर्णन करें तो यहाँ का समाज आखेटक था। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। अपने जिंदगी को जीने के लिए आज भी आदिवासी समाज के लोग, जो हमारे समाज के मुख्य धारा से कहीं बहुत दूर है, बहुत हाशिए पर खड़े हैं, आज भी उनकी जिंदगी शिकार पर कट जाती है। जैसे आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति, सेम्पेन जनजाति, जो हमारे समाज से, हमारे देश से हमारा भाग तो है, लेकिन हमारा हिस्सा कहीं ना कहीं हम मुख्य धारा में उसे अभी तक जोड़ नहीं पाए हैं। ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। आप ये भी सुने होंगे कि लोकसभा का चुनाव हो रहा था और पहली बार 7 जनजातियों ने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 7 जनजातियों ने वोट डाली थी। सोच सकते हैं ना, देश के इतने वर्षों की आज़ादी के बाद ऐसा हो रहा था। बिल्कुल इसी तरह से पूरा पाषाण काल का जो समाज था आखेटक था, और आखेटक के साथ साथ खाद्य संग्राहक था। इसको ऐसे याद रखिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। ये
ये जो समाज था आखेटक था। आखेटक का मतलब होता है शिकार। आखेटक था और खाद्य संग्राहक था, है ना, खाद्य संग्राहक था। कुछ पॉइंट जो की पॉइंट होता है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा पाषाण काल का अवशेष की अगर हम लोग बात करें तो यह मुंगेर और नालंदा से प्राप्त होता है। इसका जो साक्ष्य, इसका जो स्रोत है, हमको बिहार के नालंदा और बिहार के मुंगेर जिला से प्राप्त होता है। इसकी अवशेष अगर हम लोग साक्ष्य की बात करें कि कहाँ से इसकी प्रमाण हमको मिलती है, तो मुंगेर से मिलता है और नालंदा जिला से मिलता है। हमको नालंदा जिला से पूरा पाषाण काल की यह विशेषता है। इस समय में अगर देखते होंगे तो पूरा पाषाण काल का जो समाज है कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था, चाकू का प्रयोग करता था और खुरपी का प्रयोग करता था। इसको भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कुल्हाड़ी का प्रयोग, पेन चेंज कर लीजिए, है ना, कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था, चाकू का प्रयोग करता था और यहाँ पर खुरपी का प्रयोग करता था, खुरपी का। अगर हम लोग इस अवशेष के कालखंडों के बारे में देखेंगे तो लगभग 1 लाख बीसी का यह काल हो जाता है। लगभग 1 लाख बीसी का, 1 लाख, है ना, बीसी ईसा पूर्व का यह काल हो जाता है, जिसे हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को हम लोग 3 चरणों में बांट कर समझेंगे। देखिएगा यहां से कई प्रश्न आपके एग्जाम में टकराता है और पूछा जाता है। उसके बाद कई वर्षों के बाद पूरा पाषाण काल से एक नई एक समाज बन जाता है। एक नए कालखंडों में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसे हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पर मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। कभी कभी संक्रमण काल में भी लोग जीते हैं। जैसे मैं कहने का मतलब है, यहां पर समझिएगा, जैसे यहां पर समझिएगा, और यहां पे जो हमारा जो तीसरा चरण होगा वह नौ पाषाण काल का हो जाता है। नौ पाषाण काल का, है ना, नौ पाषाण काल का हो जाएगा। तो बीच में जो भी काल रहेगा वो दोनों का प्रभाव झेलना पड़ता है, पूरा पाषाण काल का और नौ पाषाण काल का। इसीलिए यहाँ पर जो है इस काल को हम लोग कभी कभी संक्रमण काल के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं समाज में थोड़ा सा प्रगति हुआ, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, तो देखिए क्या क्या हुआ। आज भी समाज, मध्य पाषाण काल में आज भी समाज कैसा है, आखेटक है और खाद्य संग्राहक है। लेकिन प्लस पॉइंट जुड़ा, क्योंकि यहाँ पे आते आते यह मध्य पाषाण काल का समाज पशुपालक हो गया। यहाँ पर आते आते जो समाज है वह कैसा हो गया, पशुपालक हो गया। ये जो आखेटक है और खाद्य संग्राहक है ये यहाँ पर बना रहा। आखेटक यहाँ पर बना रहा और खाद्य संग्राहक भी बना रहा, खाद्य संग्राहक भी बना रहा। प्लस पॉइंट क्या जुड़ा यहाँ पर, तो ये समाज पहली बार पशुपालक बना। और इंसानों ने सबसे पहला अगर किसी जानवर को अगर पालतू बनाया तो वो था कुत्ता को सबसे पहला इन्होंने अपना जानवर, है ना, पालतू पशु बनाया था। और ये बना था कब, यही मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का अवशेष भी मुंगेर से प्राप्त हुआ है। और इसको याद रखिएगा, पूरा पाषाण का जो साक्ष्य मुंगेर और नालंदा से प्राप्त होता है, तो यहाँ मुंगेर से प्राप्त होता है, मुंगेर जिला से छोटे छोटे आकार के तेज धार वाला हथियार यहाँ पर मिला है, तेज धार वाला। यहाँ पर आप देखते होंगे बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े आकार का। एक ज़माना में कंप्यूटर बना था तो लगभग बहुत बड़े रूम में एक कंप्यूटर को बनाने में समय लगा था। आज तो घड़ी में भी कंप्यूटर आ जाता है। इतनी बड़ी साइंस को क्षमता मिल गई, इतना साइंस डेवलप हो गया, है ना, साइंस में इतनी उत्कृष्टता आ गई, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर साक्ष्य पूछता है मध्य पाषाण काल का तो हमें मुंगेर से प्राप्त होता है, जहां पर छोटे छोटे आकार का तेज धार वाला हथियार हमको मिलता है। अवशेष अगर देखा जाए, अगर काल की बात कर दिया जाए तो कितना काल में हो जाएगा यह मध्य पाषाण काल का काल। अगर हम लोग बात करें तो 40,000 से लेकर के 10,000 बीसी तक हम लोग रखते हैं। 40,000 से लेकर के 10,000, है ना, 10,000 बीसी तक हम इस कालखंडों में रखते हैं मध्य पाषाण काल का। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, ये हो जाता है नौ पाषाण काल। बिहार में नौ पाषाण काल से रिलेटेड आपके बीपीएससी में, बिहार दरोगा में, सीजीएल में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे यहाँ का अगर समाज की हम लोग बात करें तो यहाँ का समाज खाद्य उत्पादक समाज बन गया।
खाद्य उत्पादक समाज बन जाता है, खाद्य उत्पादक समाज बन जाएगा। सोच के देखिए, रहने को अगर घर नहीं, अगर खाने को आपके पास कोई अनाज नहीं, तो जिंदगी कैसा होता होगा। यही जिंदगी है पूरा पाषाण काल का। समाज जैसे ही आगे बढ़ा, आखिर तक तो रहा, खाद्य संग्राहक भी रहा, लेकिन पशुपालक बना। पशुपालक, इन लोगों ने अपना अस्थायी निवास अभी तक नहीं बना पाया। वजह यह भी था कि पशु का काम करने वाले जो लोग होते हैं, एक जगह पे कुछ दिन रहेंगे, वहां का चारा समाप्त होगा, फिर कहीं दूसरी जगह वहां पर लेके चले जाते हैं। घुमक्कड़ी होता है वो समाज, इसीलिए इसे यायावरी कहा गया। लेकिन जहां पर आपका एग्रीकल्चर होने लगे, जहां पर आपका कृषि होने लगे, वहां पर लाजमी हो जाता है उस स्थान पर रहना, उस स्थान पर बसना, और धीरे धीरे आपका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है उस क्षेत्र से। और यही वजह था, ये जो नवपाषाण काल का जो समाज था, यह नवपाषाण काल का समाज कैसा समाज था? खाद्य उत्पादक समाज हो गया, और खाद्य उत्पादकता ने इनकी मानव बस्तियां बसाने को मजबूर कर दी। और यही वजह है कि यहाँ पे मानव बस्तियां बसने लगी। मानव बस्तियों का साक्ष्य हमको नवपाषाण काल से ही मिलता है। नवपाषाण काल से, जैसे अगर स्रोत की बात कर दिया जाए, तो स्रोत में आप देखते होंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्रोत हो जाता है, और स्रोत में आप नाम सुने होंगे, स्रोत में चिरांद का नाम सुने होंगे, चिरांद का। और चिरांद जो है ये सारण जिला में है। चिरांद किस जिला में है पूछा जाता है? सारण जिला में है। और कहा जाता है चिरांद से ही हमें प्रचुर मात्रा में हड्डियों का उपकरण मिला है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा, चिरांद में हमें हड्डी का उपकरण मिलता है, यहाँ से हड्डी का उपकरण मिलता है। हिरण की हड्डियों का भी प्रचुर मात्रा में उपकरण हमको मिलता है, कहाँ से? चिरांद में। और चिरांद बिहार के किस जिले में है? सारण जिले में हो जाता है। इतना ही नहीं, स्रोत की अगर संदर्भों की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे स्रोत के बारे में बात करें, तो चिरांद के साथ साथ बहुत ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जैसे चेचर। चेचर कहाँ पे है? तो चेचर वैशाली में हो जाएगा। चेचर से भी हमें साक्ष्य मिलता है, और ये चेचर कहाँ पर है? वैशाली जिला में है ना। चेचर कहाँ पे? वैशाली जिला में हो जाएगा। और उसके बाद मनेर का नाम सुने होंगे आप लोग। मनेर से हमें यह साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और मनेर कहाँ पे है? पटना में है मनेर, है ना। मनेर पटना में है। उसके बाद शनिवार एक जगह है रोहतास जिला में, शनिवार से भी हमें यह साक्ष्य मिलता है। शनिवार से साक्ष्य हमको मिलता है ना। शनिवार से भी हमको साक्ष्य मिलता है इसका, शनिवार। और ये रोहतास जिला में स्थित हो जाएगा, रोहतास जिला में स्थित है। अगर हम इसके कालखंडों की बात करें और शेष की बात करें, तो 2500 BC का यह काल हो जाता है। 2500 BC का कितना? 2500 BC का हो जाएगा, है ना। क्या आपको दिख रहा होगा? एक बार चेक किया जाए क्या? कुछ कट रहा है ऐसा लग रहा है। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट हमारा होगा, दूसरा जो टॉपिक हमें पढ़ना है, वह टॉपिक आपका हो जाता है ताम्रपाषाण काल का। ताम्रपाषाण काल, जहाँ पर तांबा और पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। ताम्रपाषाण काल पढ़ लीजिए, ताम्र है ना, ताम्रपाषाण काल है ना, ताम्रपाषाण काल हो जाएगा। ताम्र का मतलब आप समझ रहे होंगे, ताम्र का मतलब होता है तांबा, तांबा, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। इस समय इंसान ने तांबा और पत्थर का प्रयोग करना शुरू कर दिया। बिहार में अगर साक्ष्यों की बात करें, तो साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं बिहार में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अधिकतर प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप समझ जाइए, है ना। यहाँ पे चिरांद में इसकी साक्ष्य मिलती है, चिरांद में साक्ष्य इसका मिलता है। और चिरांद के बाद आप सोनपुर का क्षेत्र देख रहे होंगे, सोनपुर में इसका साक्ष्य मिलता है। सोनपुर से ताम्रपाषाण काल का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। और ताराडी एक क्षेत्र है, ताराडी, जहां पे ताम्रपाषाणिक अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। ताराडी से, है ना, ताराडी से भी हमें ताम्रपाषाणिक अवशेष प्राप्त होते हैं, है ना। ताराडी हो जाएगा, चिरांद, सोनपुर, ताराडी, चेचर, है ना, चेचर से भी प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, ये साक्ष्यों की बात करें तो हमें मनेर से भी प्राप्त होता है, जो कहाँ पे है? पटना में है। और ये शनिवार से भी हमको प्राप्त होता है, शनिवार से भी ताम्रपाषाणिक अवशेष प्राप्त होते हैं, जो रोहतास जिला में हो जाता है।
है ना, जो रोहतास जिला में हो जाता है यह। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो है वह हम लोग वैदिक काल पढ़ लेते हैं, है ना। वैदिक काल, बिहार में वैदिक काल, तो बिहार में वैदिक काल को समझिए, है ना। वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि बिहार पढ़ रहे हैं, वैदिक काल अगर देखें तो वैदिक काल को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाता है जिसको हम लोग पूर्व वैदिक काल कहते हैं, पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, और पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं हम लोग इसे, ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और दूसरे काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं, दूसरे काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं, है ना। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हो जाता है यहाँ पर, है ना। बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं। पूर्व वैदिक काल में अगर ऋग्वैदिक कालों की अगर कालखंडों के बाद में हम लोग बात करें तो 1500 बीसी से लेकर के यहाँ पर कितना, तो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक हम इसको रखते हैं। लेकिन इस ऋग्वैदिक काल का विस्तार हमें बिहार में नहीं मिलता। इंपॉर्टेंट है, विस्तार इसका बिहार में नहीं मिलता है। इसका जो विस्तार है, अगर पूछे कि इसका विस्तार बिहार में मिलता है, तो इसका विस्तार बिहार में नहीं मिलता, बिहार में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। इसीलिए इसकी चर्चा करना, है ना, अच्छी बात नहीं है। चलिए, जहां से प्रश्न पूछे जाते, जैसे में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो उत्तर वैदिक काल को हम लोग 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के अंतर्गत रखते हैं। 1000 बीसी से लेकर के, है ना, 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के अंतर्गत हम लोग उत्तर वैदिक काल को रखते हैं। और आर्यों का जो विस्तार है, आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक माना जाता है। और यही वजह है कि गंडक नदी के तट तक, मतलब इसका विस्तार हमें बिहार के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं दिखाई देता है, बिहार के क्षेत्रों में हमको दिखाई देता है आर्यों का विस्तार। अगर यहाँ पर देखें तो आर्यों का जो विस्तार है ना, आर्यों का विस्तार, आर्यों का विस्तार अगर देखेंगे तो गंडक नदी के तट तक, है ना, गंडक नदी के तट पर, नदी के तट तक इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्र में हो जाएगा। और बिहार की चर्चा सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में किया गया था। बिहार की चर्चा, है ना, बिहार की चर्चा प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले हमको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में, है ना, शतपथ ब्राह्मण में हमको बिहार की चर्चा मिलता है। और बिहार की चर्चा की अगर हम लोग बात करें तो इसको विदेह के रूप में दिखाया गया है, विदेह के रूप में, है ना, विदेह के रूप में हमेशा प्रदर्शित किया गया है इसको। ऋग्वेद में बिहार को किक्कट कहा गया है, किक्कट एवं व्रत, ऋग्वेद में बिहार को किक्कट कहा गया है, व्रत कहा गया है ना। ऋग्वेद में यहां पर हम लोग देखेंगे तो ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया, बिहार को किक्कट कहा गया, किक्कट, है ना, किक्कट कहा गया। और व्रत भी कहा गया है, व्रत, याद रखिएगा। बिहार को, ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया, तो बिहार को किक्कट कहा गया और व्रत कहा गया। वराह पुराण कहता है कि किक्कट को अपवित्र प्रदेश कहा जाता है, वराह पुराण, है ना, वराह पुराण जो है, वराह पुराण कहता है ये जो किक्कट है यानी कि बिहार है, क्या कहा गया, अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वराह पुराण में किक्कट को, है ना, किक्कट को क्या कहा गया, है ना, अपवित्र प्रदेश, अपवित्र प्रदेश कहा गया, अपवित्र प्रदेश कहा गया है ना, यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है, अगर बिहार में हम लोग बात करें तो बिहार में हम लोग इसके बाद हमको महाजनपद काल पढ़ना है, महाजनपद, है ना, महाजनपद पढ़ना है हमको। ऋग्वेद में समाज कैसा था, ऋग्वेद बिल्कुल एक कबीलाई समाज थी। एक कबीले का मालिक होता था जिसको जिम्मेदारी थी उस समाज की सुरक्षा करना, बाहरी प्रभाव से, बाहरी प्रकोप से उसे बचाना। और कबीला कई कबीलों को मिला करके एक जन बनाया गया था, है ना, ये कबीला है, कई कबीलों को मिला करके एक जन बनाया गया, और कई जन को मिला करके, है ना, कई जन को मिला करके यहाँ पे जनपद बना, और कई जनपदों को मिला करके यहाँ पे महाजनपद बना, और यही हमको पढ़ना है। और महाजनपदों की संख्या कितना है, 16 है, जिसका चर्चा हमको अंगुत्तर निकाय में मिलता है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है यह।
और ये अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से हो जाता है। बौद्ध धर्म आपको पता होगा, जो बौद्ध धर्म का पहला संगति हुआ था, पहला आयोजन किया गया था अजातशत्रु के समय में। उस समय में सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना होती। सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया गया था और इसी सुत्त पिटक में 5 निकाय थे, जिसमें एक अंगुत्तर निकाय था। और यही वजह है कि इसको हम लोग बौद्ध धर्म से तादात्म्य रखते हैं, क्योंकि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, 16 महाजनपदों में। और जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, है ना, जिसका नाम क्या है? भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म का ग्रंथ हो जाता है, जैन धर्म का। और इसी भगवती सूत्र में हमको 16 प्रकार का 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और इसी कई महाजनपदों को मिला करके एक राष्ट्र होता है ना। और इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग बिहार के महाजनपदों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझे एक बार, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो चलिए आप लोग अच्छा से बिहार बना लीजिएगा, है ना, मोटा मोटी चीज़ों को समझिए। ये है बिहार और यही है हमारा गंगा नदी। यही गंगा नदी है जो बिहार को 2 भागों में बांटती है। यही नदी है जो बिहार को 2 भागों में बांटती है। एक हमारा उत्तरी बिहार और दूसरा हो जाता है साउथ में अगर जाएंगे तो यह दक्षिणी बिहार हो जाएगा, दक्षिणी बिहार है। और यहीं पर एक महाजनपद है जिसको हम लोग वज्जी संघ बोलते हैं, वज्जी, है ना, वज्जी। यह वज्जी महाजनपद है जिसका राजधानी कहाँ? वैशाली। वैशाली और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में है। जब हम लोग इसके दक्षिण में आएंगे, जो गंगा के किनारे बिल्कुल ये वाला क्षेत्र जहां पर अभी हम लोग विराजमान हैं, जहां पे हम लोग विराजमान है, यही है आपका मगध। यहीं पर आपका क्या है? मगध हो जाएगा। मगध है यहीं पर मगध, जिसका राजधानी सबसे पहले राजगीर में बनाई गई थी, राजगृह में बनाया गया था। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, है ना। क्या तो यहां पर ये मगध हो जाता है। और जब हम लोग यहाँ पे भागलपुर के क्षेत्र में जब आएंगे, है ना, भागलपुर के क्षेत्र, तो यहीं पर एक महाजनपद मिलेगा जिसको हम लोग अंग महाजनपद कहते हैं। और अंग महाजनपद का राजधानी चंपा हो जाता है, चंपा। और आपको पता होगा इसी मगध पे बिंबिसार के द्वारा जब राज किया जा रहा था, तो बिंबिसार ने इसी अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा राज्य और राजधानी हो जाएगा, कौन सा महाजनपद है। तो सबसे पहला अगर हम लोग महाजनपद की बात करते हैं, तो सबसे पहला महाजनपद हो जाएगा मगध। राज्य और राजधानी ज्यादा जरूरी है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। मगध महाजनपद का राजधानी था राजगृह, है ना, राजगृह हो जाता है, राजगृह या राजगीर कह सकते हैं, राजगीर कह सकते हैं। और इसलिए इसको राजधानी बनाया गया क्योंकि यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दूसरा महाजनपद यहाँ पर है, दूसरा महाजनपद, और यह दूसरा महाजनपद हो जाता है अंग महाजनपद। और अंग महाजनपद का राजधानी कहाँ पर है? चंपा, चंपा हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा महाजनपद जो है, तीसरा महाजनपद उसको हम लोग वज्जी कहते हैं, वज्जी, वज्जी कहा जाता है। और वज्जी का राजधानी कहाँ पर है? तो वैशाली हो जाएगा। वज्जी का राजधानी कहाँ पर है? तो ये वैशाली हो जाता है। और 3 जो हम लोग महाजनपद ये देख रहे हैं, ये तीनों महाजनपद कहाँ पर है? तो बिहार में यह स्थित हो जाता है, बिहार में, बिहार में स्थित हो जाता है। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या अगर हम लोग देखें महाजनपदों की, तो ये हो जाता है आपके उत्तर प्रदेश में। जैसे चौथा महाजनपदों की अगर हम लोग चर्चा करें, जिसका नाम है काशी, है ना, काशी का राजधानी कहाँ पर है? ये वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी, है ना। ये वाराणसी हो जाता है, ये महाजनपद हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद, अरे पानी भी कोई दे दो भाई। चलिए यहां भी हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा, है ना, ये 5वां महाजनपद है। और 5वां महाजनपद हो जाएगा कौशल, कौशल महाजनपद है जिसकी राजधानी श्रावस्ती हो जाएगा, कौशल महाजनपद, है ना, कौशल महाजनपद जिसका राजधानी कहाँ पर है? यह श्रावस्ती हो जाएगा।
ये देखिए राजधानी को 1 2 3 4 बार अगर लिख करके आप रट जाते हैं तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। 1 2 बार जितना हो सके लिखिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, हमेशा याद रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे छठा जो महाजनपद है, छठा महाजनपद हो जाएगा मल्ल, है ना, मल्ल हो जाएगा। और इसका राजधानी कहाँ पर है? कुशीनगर या कुशीनारा कह सकते हैं, कुशीनगर, जहां पर तथागत बुद्ध की, है ना, महापरिनिर्वाण हो गया था, यहीं पर हो गया था, इसी महाजनपद में, मल्ल महाजनपद में। एक हो जाता है आपका 7 नंबर वत्स महाजनपद है, वत्स महाजनपद। और वत्स महाजनपद का राजधानी कहाँ पे हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाता है, कौशाम्बी, है ना, इसका राजधानी कौशाम्बी हो जाता है। इसका राजधानी कहाँ पे? कौशाम्बी हो जाएगा। और 8 नंबर भी देख लीजिए, 8 नंबर है कुरु, और कुरु का राजधानी है इंद्रप्रस्थ। ये दिल्ली के क्षेत्र में ही आएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको उत्तर प्रदेश में भी समेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी इसको कभी कभी रखा जाता है, कुरु, जिसका राजधानी कहाँ पर है? कुरु। रामायण महाभारत आप लोग देखे होंगे, है ना, उसमें इसका चर्चा मिलता है। इंद्रप्रस्थ इसका राजधानी हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ इसका राजधानी हो जाता है, इंद्रप्रस्थ, है ना, इंद्रप्रस्थ इसका राजधानी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 9 महाजनपद हो जाएगा। 16 महाजनपदों को हम लोग कंप्लीट करना है, और 9 महाजनपद हो जाता है जिसको हम लोग पंचाल कहते हैं, पंचाल, है ना, पंचाल कहा जाता है। और पंचाल का राजधानी कहाँ पर है? अहिछत्र हो जाएगा, अहिछत्र हो जाता है, ये हमारा पंचाल का राजधानी है, पंचाल का अहिछत्र है। उसके बाद आप देखते होंगे 10 नंबर सूरसेन, है ना, सूरसेन, सूरसेन का राजधानी कहाँ पर है? तो सूरसेन का राजधानी मथुरा हो जाएगा। सूरसेन का राजधानी कहाँ पे? तो मथुरा हो जाता है ना। अगर हम लोग यहाँ पे 11 नंबर महाजनपदों की अगर चर्चा करें तो 11 नंबर में कौन आएगा? चेदी, चेदी का राजधानी शक्तिमती हो जाएगा, चेदी, है ना, चेदी का राजधानी कौन सा? तो शक्तिमती हो जाता है, शक्तिमती, है ना, चेदी का राजधानी कहाँ पे? शक्तिमती है। उसके बाद हम लोग 12 नंबर महाजनपदों की चर्चा करें तो 12 में हो जाएगा अवंती, अवंती, है ना, अवंती हो जाएगा, अवंती महाजनपद है ना, ये अवंती महाजनपद है। और अवंती महाजनपद का राजधानी उज्जैन है, महिष्मती है, उज्जैन और महिष्मती है। और ये उज्जैन और महिष्मती कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, है ना, उज्जैन, थोड़ा सा पानी लाइए तो उसमें, उज्जैन और महिष्मती, है ना, महिष्मती इसका राजधानी हो जाएगा। 13 नंबर महाजनपदों की बात करेंगे तो ये हो जाता है मत्स्य, मत्स्य जिसका राजधानी विराटनगर है। 13 नंबर मत्स्य ये महाजनपद है जिसका राजधानी कहाँ? विराटनगर में है, विराटनगर राज्य राजधानी जरूरी है याद रखना। और ये मत्स्य जो महाजनपद है ये राजस्थान में है, राजस्थान हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर करते हैं 14 नंबर 14 नंबर महाजनपदों की अगर बात करें तो अश्मक, अश्मक है इसका, ये अश्मक ये महाजनपद है। और अश्मक महाजनपद का राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? अश्मक का हो जाता है पोतन या पोटली कहते हैं, पोतन, है ना, पोतन या पोटली कहते हैं हम लोग, पोटली कहते हैं। और ये एकमात्र अश्मक जो महाजनपद है, एकमात्र अश्मक महाजनपद, ये दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है, दक्षिण भारत में, है ना, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद हो जाएगा, एकमात्र महाजनपद हो जाएगा। महाजनपद जो कहाँ पर है? दक्षिण भारत में है, अश्मक हो जाएगा, अश्मक जिसका राजधानी पोतन है और पोटली हो जाएगा। अगर हम लोग भारत से बाहर की महाजनपदों की बात करेंगे तो ये हमारा कंबोज हो जाएगा, कंबोज जिसका राजधानी हाटक है और राजपुर कहते हैं हम लोग, कंबोज। ये 15 नंबर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, 15 नंबर जो है ये 15 नंबर महाजनपद है जिसको हम लोग कंबोज कहते हैं, है ना, कंबोज कहते हैं। और इसका राजधानी कहाँ पर है? हाटक हो जाएगा, ये हाटक हो जाएगा इसका राजधानी, या राजपुर भी आप कह सकते हैं, है ना, राजपुर कह सकते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में है। और लास्ट जो महाजनपद है 16वां महाजनपद जिसको हम लोग गंधार बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग गंधार बोलते हैं, क्या ऊपर से, ओके, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गंधार कहते हैं। और गंधार का राजधानी कहाँ पे है? तक्षशिला में है। और यही तक्षशिला में तक्षशिला विश्वविद्यालय है जहाँ पे चाणक्य आचार्य थे, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना, ज्ञान दिलाया गया था, शिक्षा दिलाया गया था। चलिए
ये जो लास्ट है हम लोग देख रहे हैं गंधार, है ना, गंधार का राजधानी कहाँ पर है, और ये हो जाता है आपका तक्षशिला में, तक्षशिला। और ये तक्षशिला कहाँ पर है, तो तक्षशिला अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में हो जाता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में है। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो बिहार में, आप थोड़ा सा इस पर भी फोकस कर सकते हैं, है ना। बिहार में 3 महाजनपद होगा, है ना। बिहार में कितना महाजनपद, 3 महाजनपद है। अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हम लोग, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महाजनपद है और महाजनपदों की संख्या कितना, 8 हो जाएगा। अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद है ना। राजस्थान में 1 महाजनपद है, राजस्थान में 1 महाजनपद है। महाराष्ट्र में भी 1 महाजनपद है, महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में भी 1 महाजनपद है। लेकिन पाकिस्तान के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के क्षेत्र में यहाँ पर अगर देखिए तो पाकिस्तान के क्षेत्र में, है ना, 2 महाजनपद हो जाता है। टोटल अगर काउंट करिएगा तो 16 महाजनपद हो जाता है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।